हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 8th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और इसका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो चलिए देखते हैं उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। उपनिवेशवाद क्या होता है? मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा करके और उस पर शासन करने लगना, ठीक है, इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। और जनजातीय समाज यानी कि जो हमारे देश के जनजाति लोग हैं, जो पहले से आदिकाल से इसी देश में रह रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने अंग्रेज़ों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में जाना। तो अगर आप लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं, 3rd चैप्टर, तो उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ जो थे लगान व्यवस्थाएं बदल रहे थे, या लगान व्यवस्थाएं किस तरह की रखे थे, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब हम लोग देखे थे। और कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव आ रहा था, यानी कि पहले खाद्य उत्पादन ही किया जाता था, खाने वाली चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, दालें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब कुछ नकदी फसलों का भी उत्पादन किया जा रहा था, जैसे कि जूट और पटसन तो एक ही हो गया, नील, सोरा, इस तरह की चीज़ें, अफीम। आपने यह भी जाना कि किसानों, ज़मींदारों व गांव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग यह भी जाने थे कि किसान और ज़मींदार जो थे वो बहुत ही कि बुरी स्थिति में थे, उनको खाने का अकाल पड़ रहा था। तो ये सब हम लोग समझ लिए थे। भारत के कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना। तो कुछ इलाकों में हम यह भी देखे थे कि लोग जो थे, किसान और ज़मींदार, ये सभी किसान के साथ ज़मींदार भी सपोर्ट कर रहे थे उनका। इस तरीके से वो क्या था कि वो संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे थे। अब इस अध्याय में आप भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग कृषि समाज के बारे में देखे थे, कृषि और किसान के लोगों के बारे में, लेकिन अब हम लोग वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें देखिए कुछ जनजाति के बारे में दिया हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम एक बारी थोड़ा याद करने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर गद्दी और गुज्जर, ठीक है, अगर हम गलत पढ़ रहे हो तो पता नहीं क्या है, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है। गड्डी वन एवं गुजरा, ठीक है, गुज्जर या गुज्जर पर बोल सकते हैं, गुज्जर, गड्डी एवं गुज्जर, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में थे। इधर फिर उत्तराखंड में देखें तो भोटिया है, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद हम लोग कहाँ देखें, राजस्थान में सहरिया और भील है। उसी तरह फिर वान, गुज्जर, इधर हम लोग कहाँ गुजरात में देखिए राठवा, गुज्जर और वान, ठीक है। थोड़ा इसमें धुंधला है, इसलिए हम शायद हो सकता है गलत पढ़ दें, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे तो करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में वैगास, बंजारा, गोंड, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? वैगास, बंजारा और गोंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो वैगास तो है ही, गोंड भी है, लेकिन एक अलग है, मारिया, ठीक है, मारिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग झारखंड में देखें तो संथाल, मुंडा, उरांव, ठीक है। पश्चिम बंगाल में देखें तो संथाल। उसके बाद उड़ीसा अगर हम देखें तो यहाँ पर पराजा, गोंड लिखा होगा, गोंड का पता नहीं, कोया, सौरा, खोंड, इस तरह का नाम दिया हुआ है। और उसके बाद इधर ये तो हम लोग इस साइड, अगर हम पूर्वोत्तर साइड आ जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खासी, ठीक है, नागा, खासी, इधर मोइती, या उसके बाद और सब तो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर माला, और लास्ट में देखिए माला और इरूलर। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रख सकते हैं
अगर आपके पास बुक है तो उसमें अगर क्लियर दिया हुआ है तो आप देख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप इंटरनेट से भी इसका मैप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जनजाति हैं। या हो सकता है हम लास्ट में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग खुद इसको देख भी सकते हैं। आइए, जनजाति समाज का जीवन। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया पहले ही कि ये पहले से रह रहे लोगों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उस देश में या उस इलाके में पहले से ही वो जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन्हीं को जनजाति कहा जाता है। तो जनजाति समाज बेसिकली आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब जो पहले से रह रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले हैं। प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह वनों पर निर्भर है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये इस महाद्वीप पर सबसे पहले से यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनका जीवन जो है पूरी तरह वनों पर निर्भर है। वनों पर निर्भर कहने का मतलब कि वो यहाँ के जो वन हैं, यहाँ के जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे उन्हीं पर उनका जीवन आश्रित है। तो वो पूरी तरह उनसे परिचित है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो शुरू से रह रहे हैं तभी उनको मतलब अचानक से कहीं से आ जाने से तो नहीं पता रहेगा कि कौन से फल फूल से क्या होना जाना है, उनको नहीं पता रहेगा। उनके गांव बस्तियां आम तौर पर जंगल के बीच या आसपास होते हैं। तो उनका गांव बस्ती कहाँ पर होता है? ज़्यादातर जंगलों के बीच के आसपास होता है। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश ज़रूरतों की पूर्ति जंगलों से होती है। तो उनका जितना भी दैनिक आवश्यकता है वो सब जंगलों से ही पूर्ति करते हैं। हमेशा से ही ये आदिवासी पूरी स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे थे। तो वो लोग हमेशा से वन में क्या था, वो आज़ादी से अपना मतलब कि वन से जो भी उनको सुविधा लेना रहता था लेते थे और अपना जीवन जी रहे थे। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य ज़मीन तैयार करते थे। तो कुछ ज़मीन को क्या होता था कि जंगलों को थोड़ा काट वाट के मतलब पेड़ पौधा काट के और ज़मीन को साफ़ करके उस पर खेती भी करते थे। समतल क्षेत्र में वे हल से खेती करते थे। जहाँ पर समतल क्षेत्र होता था उस पर वो हल से खेती करते थे। यहाँ वे धान, दलहन एवं मक्का उपजाते थे। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। तो अब समतल क्षेत्र में जो रहते थे वो तो चलो ठीक है खेती करते थे, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। इसे झूम खेती कहा जाता था। इसके अंतर्गत वे जंगल से किसी भाग को काट छाँट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वह किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन से खेती करते थे? झूम खेती। उसमें बेसिकली क्या होता था कि झूम खेती के बारे में आप लोग शायद जानते भी होंगे कि जंगलों को पहले साफ मतलब पेड़ उड़ काट के जंगल साफ़ कर लिया जाता था। जब तक उसमें उर्वरता रहती थी मतलब उर्वरता शक्ति जब तक अच्छा उत्पादन होता था वो उस पर खेती करते थे। उसका 2-3 साल में जब उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती थी तो उसको वही फिर प्रक्रिया कहीं और जाके दोहराते थे, यानी कि किसी और स्थान पे वह मूव कर जाते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाते थे। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को कोई नुकसान नहीं होता था। तो कोई भी जगह अगर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए तो अपने आप वहाँ पर कुछ ना कुछ जंगल जैसा बन जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो जंगल भी ख़त्म नहीं होता था, साथ के साथ उनको खेती के लिए जगह भी मिल जाता था। इस विधि को घुमंतू कृषि विधि के नाम से जाना जाता था। तो झूम कृषि या घुमंतू कृषि विधि दोनों सेम ही बात है। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। तो बेसिकली जंगल से सब कुछ उनको मिल जाता था जिससे कि वह अपना जीवन चला सके। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के बने होते थे। अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल के अलावा वे जंगल से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुओं जैसे शहद, जड़ी बूटियाँ, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाज़ार में बेचकर अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे।
तो ये सब भी किया करते थे कि उनका अपना जब भरण पोषण हो जाता था तो शहद, जड़ी बूटी ये सब वो बेच भी दिया करते थे। ठीक है। आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे नमक, कपड़े इत्यादि, उनकी खरीदारी भी वे पास के गांव के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में कर लेते थे। अब वो जो जड़ी बूटी, शहद या कुछ खास तरह का फल होता था, वो सब बेच के वो लोग इस तरह की चीज़ें खरीद लेते थे। नमक, कपड़े, जो कि उन जंगल से नहीं प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि इसके लिए उन्हें काफ़ी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन बहुत ऊंचा कीमत यानी कि कपड़े खरीदने के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा। जनजातीय समाज के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे हिरन, तीरथ तथा अन्य पक्षियों का शिकार भी करते थे। ठीक है। तो भोजन के लिए और इनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। हिरन, तीरथ, अन्य पक्षियों का थोड़ा शिकार भी करते थे। शिकार का साधन तीर धनुष या अन्य छोटे हथियार होते थे। तो तीर धनुष तो हम लोग जानते ही हैं, तीर धनुष या गुलेर, इस तरह की चीज़ों से इनका हथियार होता था। मगर ज़्यादातर उनका भोजन जंगलों से प्राप्त कंदमूल और फल और अनाज से ही होता था। ठीक है। इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफ़ी पसंद की जाती थी। तो कुछ चीज़ जो था उद्योग धंधों के लिए भी जंगल से वो लिया करते थे, जैसे कि हाथी दांत, बांस, कुछ धातु। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को बहुत सारे लोग पसंद करते थे। कुछ इलाकों में रबर, गोंद आदि चीज़ें उन्हें जंगल से मिलती थी, उसका भी व्यापार करते थे। आगे चलकर कुछ जनजाति समुदाय ने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। तो लाख और रेशम उद्योग भी वो मतलब कि अपनाना शुरू कर दिए। वे रेशम और लाह या लाख के कीड़े पालते थे और बाद में उसे बाहर के व्यापारियों को बेच देते थे। आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि व्यापारी उनकी चीज़ों की बहुत कम कीमत पर खरीदते थे। वो जनजाति थे, थोड़ा सरल व्यवहार के थे, तो उनको व्यापारी जो था बहुत कम कीमत देकर मतलब एक तरह से ठगा भी जाता था उनको, जबकि उनकी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य काफ़ी अधिक होता था, फिर भी उनको कहिए तो ठगा ही जाता था। इन सब के अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। तो ये सब काम करके भी वो पैसे कमा लेते थे, या दैनिक ज़रूरत पूरा कर लेते थे। इस तरह सदियों से पूरी तरह जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि वे हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। जंगल के बाहर की दुनिया से उनका संबंध बहुत ज़्यादा नहीं था और वे अपनी शांति और सरल ज़िंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन उनकी ये संतुष्टि अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत दिनों तक नहीं रही। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे अपने जीवन से, उनका जंगलों से पूरा मतलब जिस तरीके से भी जीवन चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो मतलब उनका जो चैन था वो छीन लिए, समझिए तो उनको परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये देखिए, इसमें जो रेड टाइप से अलग अलग कलर में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बनाना है वो क्वेश्चन, उसको अगर आप छोटे क्लास के बच्चे हैं यानी 8 क्लास के ही हैं तो उस पर अपने दोस्त के साथ थोड़ा चिंतन कीजिए या उस पर क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप मतलब कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सवालों पर ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब कि जो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं उसमें जो फैक्ट्स है, एक तो आप समझिए और दूसरा जो फैक्ट्स रहता है उस पर हम थोड़ा जोर देते हैं कि कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है। तो फैक्ट्स को आप कॉपी पे लिख सकते हैं या आपके पास बुक है तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। हमने पिछले पाठ में देखा कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास में लगे थे। इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में परिचित हुए होंगे। तो पिछले पाठ में आप लोग अगर नहीं पढ़ें तो जाके देखिए कि किस तरीके से लगान वसूल करने का नया व्यवस्था लाया जा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। आगे इस प्रयास के अंतर्गत वे जंगलों व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समाजों के
समाज के गांव और बस्तियों तक पहुंच गए। तो पहले तो वह किसानों तक पहुंचे थे, तो किसानों का शोषण चल ही रहा था। उसके बाद उनको और लाभ कमाना था, तो वो कहाँ चले गए? जंगलों में जनजातियों के पास चले गए कि उन लोगों को भी परेशान किया जाए, उनसे भी कर इकट्ठा किया जाए। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगान वसूली करना। तो उनका सिंपल सा उद्देश्य वहाँ पर भी वही था कि भाई जनजातीय लोगों को भी अपने नियंत्रण में लेना और उनसे क्या करना? लगान वसूली करना। परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वजों ने उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। तो वो क्या मानते थे कि अगर मेरे पूर्वजों ने, जैसे मेरे बाप दादा ने इस जंगल को साफ वाफ करके और यहाँ पर खेती करना शुरू किया है, तो ज़मीन किसका है? ज़मीन मेरा हुआ। ज़मीन का मालिक वो खुद अपने आप को मानते थे। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह मानना था कि जब मेरा ज़मीन है तो हम इस पे हमको इस पे कर या लगान देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सब के द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकार दस्तावेज़ों में दर्ज किया गया और जैसे कि बाकी किसानों के साथ हुआ था, उनके ऊपर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। तो जैसा किसानों के साथ करते थे, उसी तरह जनजातीय लोगों के साथ भी करना शुरू किया कि उनको भी उनका जो ज़मीन था वो भी जोती गई ज़मीन में एक दस्तावेज़ में लिखा गया और उन पर भी लगान लगाया गया। लगान की यह राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। तो जैसे पिछले अध्याय में देखे कि किसानों को भी कर्ज लेना पड़ता था, ज़मींदारों को भी कर्ज लेना पड़ता, तो उसी तरह अब जनजातियों को भी लगान देने के लिए इतना ज़्यादा लगान है कि अब उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता था। इस तरह धीरे धीरे उनकी ज़मीन या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। तो किसानों का भी ज़मीन किसान और ज़मींदारों का महाजनों के हाथ में चला जाता था और जनजाति के लोगों के साथ भी यही हो रहा था कि महाजनों के कब्जे में जाने लगा। इसका एक और सीधा असर झूम खेती करने वालों पर पड़ा। ठीक है, तो अब उन्हें अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही। तो झूम खेती वाले क्या करते थे कि एक जंगल को साफ़ किया, 2-3 साल वहाँ खेती किया, जब उर्वरता कम होगी तो कहीं और मूव कर गए। तो अब उनको यह आज़ादी नहीं थी। उनको कहा गया कि आपको एक ही जगह पर अस्थायी तौर पर कृषि करना है, क्योंकि अलग अलग मूव करते रहेंगे तो मतलब कैसे पता चलेगा कि कितना लगान वसूल करना है, कहाँ गए नहीं गए, कुछ उनका मतलब रिकॉर्ड नहीं रह पाएगा। इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारियों के पहुंचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब उनके क्षेत्र में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का प्रवेश भी हुआ। तो अब क्या हुआ कि कर्ज अगर वो लोग ले रहे थे लगान चुकाने के लिए, तो कर्ज देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो जो सेठ आदिवासी मतलब गैर आदिवासी सेठ जो होते थे, जो मतलब बाहर के गांव से गए, तो गैर आदिवासी सेठ, महाजन, सूदखोर, इस तरह के लोगों का प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किसी तरह इनकी ज़मीन को हथियाया जाए और अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। तो इनका अपना ही मतलब कि विचार होता था कि इन लोगों का ज़मीन किसी तरह हथिया के और उसके बाद फिर इनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। अंग्रेज़ों के समय और एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी तेज़ी से बढ़ा। जंगल की लकड़ी का क्या हुआ? तेज़ी से व्यापार बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? देखिए, उस समय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, उक्त कलकत्ता, बम्बई, मतलब कि इन सब इलाकों में जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे, मीलों लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेल के जो पटरी मतलब कि पटरी के बीच में आप देखते हैं कि बहुत सारा क्या बना रहता है, लकड़ी दिया हो रहता है, तो उसके कारण और बड़े बड़े जहाज़ बनाए जा रहे थे। इन सब के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो इन सब के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, जिसके कारण लकड़ियों का व्यापार बढ़ गया था। सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत की। तो हम लोग को याद है कि 1853 में, 1850 के बाद का मतलब 1853 में क्या हुआ था? रेलवे का शुरुआत हो गया था। तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी।
रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो रेल के डिब्बे और वही स्लीपर किसको कहा जाता है, जो पटरी के बीच में जो दिया रहता है, ठीक है, उसके लिए लकड़ी का ज़रूरत है। इसके लिए अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी। तो इसके लिए लकड़ी कहाँ से आएगा, जंगल से। इसके अलावा इमारतों, खदानों व जहाज़ों के लिए भी भारी मात्रा में लकड़ी काटी जा रही थी। तो इमारत बनाने के लिए, खदानों को बनाने के लिए, ठीक है, इस सब के लिए, जहाज़ों का निर्माण के लिए लकड़ी काटा जा रहा था। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे। तो जंगल का एक ठेकेदार बना दिया गया था, लकड़ी के व्यापारी था, ठीक है, तो वही लोग जंगल को काट के लाते, मतलब जंगल से लकड़ी काट के लाते थे। अंग्रेज़ सरकार को इस लकड़ी के व्यापार से बड़ा फ़ायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदार से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होती थी। तो इससे लकड़ी का व्यापार से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे तो जंगल तेज़ी से ख़त्म होने लगा, तब अधिकारियों को चिंता होने लगी। तो शुरू में तो वो क्या करते थे, जंगल को नीलाम कर देते थे और उससे बहुत पैसा मिल जाता था उनको, सरकार को, और उसके बाद वहाँ से जितना जंगल मतलब कि पेड़ काटना है काटते रहो। तो जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल ख़त्म होने लगा तो अधिकारियों को चिंता होने लगी कि भाई अब इतना सारा जंगल कट जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज़ और मकानों के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएगी। तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने शुरू किए। तब उन्होंने क्या किया कि आगे भी जब रेल, जहाज़, मकान इस तरह का बनेगा तो सारा जंगल काट ही लेंगे, तो फिर ये सब कैसे बनेगा। तो इसलिए फिर वह नए पेड़ पौधे लगाना भी शुरू किए, मगर उन्होंने ऐसे पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाज़ार में मांग थी। तो वह केवल ऐसे ही पौधे लगाते थे जिनका बाज़ार में मांग था, ऐसा नहीं कि मतलब उससे जनजातियों को फ़ायदा हो सके। तो ये आज पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वन विभाग बना। तो वन विभाग कैसे बना, क्या हुआ, ये हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो अभी लंबा चैप्टर है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप लोग साथ बने रहिएगा। हो सकता है पार्ट 3 भी आए, ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा गया तो हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे तो 22 मिनट ही हुआ है, ज़्यादा, लेकिन चलिए ठीक है। थैंक यू।